अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। मुझे ना कुछ-कुछ चीज़ें बनानी थी रमज़ान के हवाले से, तो मैं सुबह-सुबह आ गई थी मार्केट और करीब ही 9 बजे का टाइम था और मार्केट में ना एकदम ताज़ी-ताज़ी सब्जियाँ थी, एकदम फ्रेश। आप देख सकते हैं कि कितनी फ्रेश थी। तो मैंने ना यहाँ से कुछ सब्जियाँ ली जो मुझे ज़रूरत थी। अच्छा, आप सुबह के टाइम पर अगर आएँ ना तो आपको बहुत ही अच्छी और ताज़ी सब्जियाँ मिल जाएँगी मार्केट में। तो मैंने सब्जियाँ ले ली और उसके बाद में मैं आ गई थी घर। तो घर आकर मैंने ना कुछ चीज़ें रखी थी सूखने के लिए, जैसे कि ये करी पत्ता है और ये गुलाब की पत्तियाँ हैं जिसको मैं डेज़र्ट में यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने ना सुखा ली थी यहाँ पर। धनिया पत्ता और जो पुदीना वग़ैरह था वो पहले से ही मैंने सूखने के लिए रख दिया था। तो अब इनको ना मैं स्टोर कर लूँगी। तो ये भी ना रमज़ान में बहुत काम आएँगी और धनिया वग़ैरह है वो अगर सूखी हुई कटी हुई रहती है तो आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिशेज़ होती हैं जो कि आप बना सकते हैं। चाट मसाला वग़ैरह जो होता है उसमें भी धनिया पत्ता जाता है, तो उससे ना बहुत ही आपको कन्वीनिएंट रहता है और सूखी हुई चीज़ें थोड़े से लंबे टाइम तक चलती हैं। साल भर तक आराम से सारी चीज़ें चल जाती हैं अगर आप उन्हें सुखा कर रख लेते हैं। तो मेरा जो करी का पौधा था ना उसको मैंने कट किया था, तो इस वजह से उसमें बहुत सारे पत्ते निकले थे, तो मैंने धोकर इसे सुखा लिया था और इसको ना एक डब्बे में स्टोर कर लूँगी। और ये देखिए हरा धनिया, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितनी ज़्यादा एकदम सूख कर एकदम बहुत ही अच्छे से सूख गई थी ये, और आजकल धूप भी काफ़ी तेज़ निकल रही है, तो इसको मैंने ना सुखा लिया था, सुखा कर स्टोर कर लूँगी। कुछ ना मेरे घर से भी आ गई थी, तो मेरे पास बहुत सारी ये हरा धनिया जो था ये सूख गया था, तो मैं इसे ना स्टोर कर लूँगी एक डिब्बे में। पहले इसमें रखा था, फिर मैंने ना इसे एक कांच की बॉटल में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब बारी आती है गुलाब की पत्तियों की। तो मेरे पड़ोस में ही गुलाब के पेड़ लगे हुए थे। वैसे तो पहले मेरे घर पे थे लेकिन अभी वो सूख गया है, तो मैंने पास से ही मंगा लिया था और इसको ना सुखाकर इसको स्टोर कर दूँगी एक कांच की बॉटल में, और इसे ना मैं फ्रिज में रख दूँगी, फ्रिज या फ्रीज़र में, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। वैसे भी ख़राब नहीं होती हैं सूखी हुई चीज़ें, लेकिन मैं फिर भी सेफ्टी के पर्पज़ से ना फ्रिज में रख देती हूँ। तो जब भी कोई डेज़र्ट वग़ैरह बनाती हूँ ना तो प्रेज़ेंटेशन के लिए इसे यूज़ करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है डिश और अच्छी भी लगती है। तो इसे मैं स्टोर कर लूँगी। और अब बारी आती है ये जो सोया पत्तियाँ होती हैं, दिल लीव्स जिन्हें बोलते हैं वो, तो इसको मैंने ना धोकर अच्छे से सुखा लिया था। तो ये भी पूरा मेरा 1 साल चलता है, और जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है सोया का, तो आप आलू की सब्ज़ी वग़ैरह बनाएँ या फिर कोई चटनी वग़ैरह तो उसमें यूज़ करें, बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको यूज़ करने का ना एक तरीका ये भी है कि आप थोड़ी देर पहले इसको पानी में भिगा दें, उसके बाद में आलू वग़ैरह में डालें, तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। ये पुदीना है, मैं मार्केट से लेकर आई थी, इसे भी मैंने धोकर सुखा लिया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हैं जिनको मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रख दिया था। तो जब भी मैं यूज़ करूँगी, चटनी वग़ैरह बनाऊँगी या आलू वग़ैरह, तो उसमें यूज़ कर लूँगी। पुदीना आलू या फिर जो धनिया आलू बनता है, उन सारी चीज़ों में ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं और आराम से 1 साल तक चल भी जाती हैं। अच्छा जी, रमज़ान में सुबह सहरी के लिए या फिर इफ्तार में कोई भी चीज़ बनाने के लिए ना ढेर सारे अंडे मैंने मँगा लिए थे, और ये जो आप एक लाइन देख रहे थे ना, ये एक लाइन यूज़ भी हो चुकी है। तो इसको मैं एक डिब्बे में स्टोर कर लेती हूँ। वैसे तो मैं इन्हें वॉश करती हूँ पहले, लेकिन थोड़ा-सा टाइम कम था इसलिए मैंने वॉश नहीं किया। मैंने ऐसे ही इसको डिब्बे में एक स्टोर कर लिया था और उसके बाद में मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो जब भी मैं यूज़ करूँगी ना तो इसे वॉश करके ही यूज़ करूँगी। कोई भी गंदगी वगैरह रहती है तो मन नहीं भरता है, इसलिए मैं हमेशा अंडों को वॉश कर लेती हूँ। थोड़े से बचे थे तो मैंने यहाँ पर जो छोटी-सी ट्रे होती है ना उसमें रख दिया था, और ये सारे अंडे मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो फ्रिज में ये मतलब ख़राब नहीं होंगे, वरना गर्मियाँ आ रही हैं तो अंडे ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं।
तो ये छोटे-मोटे से जो काम थे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लगते हैं, लेकिन जब करो तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। तो ये काम तो मेरे हो गए थे, कुछ एक आध बचे थे तो मैं धीरे-धीरे कर रही हूँ। अब बारी आती है दही बड़े बनाने की। तो मैं यहाँ पर बड़े के लिए जो उड़द की दाल होती है, धुली हुई उड़द की दाल, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके रात में ही भीगने के लिए रख दिया था, ताकि मैं इसे सुबह पीस कर इसके बड़े बना सकूँ। तो दाल अच्छे से भीग चुकी है, आप देख सकते हैं। इसको मैं 1-2 बार और वॉश करूँगी, उसके बाद में इसे एकदम बारीक आपको पीस लेना है। आप चाहें तो सिलबट्टे से भी पीस सकते हैं या फिर मिक्सर ग्राइंडर से भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे से पीस लिया है, कम से कम पानी का यूज़ किया था। अच्छा, मैं ना हमेशा जो छोटा वाला जार होता है ना, उसमें ही पीसती हूँ, उसमें बहुत ही बारीक पिस जाता है और कम पानी का भी यूज़ करना पड़ता है, जिससे आपके बड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। जब बैटर पतला हो जाता है तो थोड़ी-सी दिक्कत होती है बनाने में। तो इसमें मैंने ना नमक ऐड किया, बस सिंपल बना रही हूँ तो सिर्फ नमक ऐड करूँगी और इसको ना अच्छे से हाथों की हेल्प से आपको फेंट लेना है। जब ये जो बैटर है पानी में डालने पर ऊपर फ्लोट होने लगे ना, तब समझ जाइएगा कि अच्छे से ये फिट चुका है और बड़े आपके बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल जो होता है वो गरम करने के लिए रख दिया था। जब ये मीडियम हॉट हो गया था ना, तो फिर इसमें मैंने छोटे-छोटे से ये बड़े डाल दिए थे। अच्छा, मैं भी जब भी बड़े या फिर दही फुल्की वगैरह बनाती हूँ ना, तो मुझे नहीं पता क्यों मेरे जो दही बड़े होते हैं या दही फुल्कियाँ होती हैं, उसमें ना पीछे से टेल उसकी ज़रूर निकल आती है। आप लोग बताइएगा मुझे कोई ऐसा ट्रिक हो जिससे उसकी जो टेल है वो ना निकले और एकदम राउंड शेप में बड़े या फिर फुल्कियाँ बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर ये देखिए बड़े बन गए थे बहुत ही अच्छे से। मीडियम फ्लेम पर मैंने इन्हें फ्राई किया था और अंदर से अच्छे से कुक भी हो चुके थे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जालीदार अंदर से बड़ा बनकर तैयार हुआ था। तो अभी तेल गरम था तो मैंने सोचा चलो पहले दही फुल्की बना लेती हूँ, बाद में मतलब फुल्की बना लेती हूँ, जो पकोड़े होते हैं बाद में बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बेसन में थोड़े से ये मसाले ऐड किए थे, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और भुना कुटा ज़ीरा, धनिया और नमक, और थोड़ा-सा ये मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया था इसमें। वैसे तो मैं नहीं डालती हूँ, अच्छे से फेंट लेती हूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बेसन नहीं उठता है अच्छे से, तो मैंने थोड़ा-सा चुटकी भर देखा आपने, मैंने इसमें डाला था बेकिंग सोडा और इसको पानी डालकर अच्छे से फेंट लिया था। पहले मैंने इसको विस्कर की हेल्प से फेंटा, फिर मैंने अपने हाथ यूज़ करके और तब इसे फेंटा था, तब जाकर ये उठा था। तो जब तक आपके हाथ ना लगे किसी चीज़ में, वो टेस्ट और वो बात नहीं आती है जो कि आनी चाहिए। तो जब आप हाथों से फेंटते हैं ना किसी भी चीज़ को, बेसन को या फिर जो बड़े का बैटर होता है उसको, तो जो हाथों की गर्मी होती है ना, उससे बहुत ही अच्छे से इसके अंदर एयर जनरेट होती है, तब ये जो बैटर है आपका बहुत ही जल्दी उठ जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने पानी में डाला और ये फटाक से ऊपर फ्लोट होने लगा। तो अब मैं इसके ना छोटे-छोटे से पकोड़े बना लूँगी, ज़्यादा बड़े नहीं, आप अपने हिसाब से जितने बड़े चाहें उतने बड़े बना सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जब ये मतलब कुक हो रहा था ना, तो अपने आप से ही ये ऊपर आ रहे थे फ्लोट होके ऑयल में। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही अच्छे से बैटर जो हमारा था वो राइज़ हो चुका था। तो इसी तरह से मैं सारे पकोड़े बना लूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मैंने इसको पकाया था, तो बहुत ही अच्छे से अंदर तक सारे पकोड़े पक चुके थे। तो ये सारा काम तो मेरा हो गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है अगर नॉर्मल डेज़ में आप इसे बनाएँ रमज़ान में, तो मैं ये पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, तो मुझे कम टाइम लगता है। और बड़े मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो डेली रमज़ान में इफ्तार में बड़े बनवाते हैं। और जो दही फुल्की हैं वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अपने लिए बनाती हूँ, इसलिए आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि दही बड़े की ज़्यादा है और दही फुल्की कम है। ये पूरे मेरे 1 महीने चलेंगे और बच भी जाते हैं लास्ट में। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पकोड़े हैं कितने ज़्यादा फ्लफ़ी बने हैं और दबाने पर अंदर अच्छे से ये प्रेस हो रहे हैं। एकदम अंदर जालीदार इसका जो बैटर था एकदम जालीदार हो गया था। तो इसको मैंने रख दिया था ना ठंडा होने के लिए, उसके बाद में मैं इस कंटेनर में भर दूँगी इसको और ऊपर से जो क्लिंग फ़िल्म होती है ना वो लगा दूँगी, ताकि इसमें जो आइस क्रिस्टल होते हैं ना वो ना बने, और इसे ना कवर करके मैं रख दूँगी फ्रीज़र में।
इसी तरह से ना जो पकोड़े हैं वो भी मैं एक कंटेनर में रख दूँगी और इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि पहले से अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आपका बहुत ही टाइम आसान हो जाता है। फिर आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त मिलता है रमज़ान में इबादत करने का और आपको ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं होना पड़ता है। अगर आप ना मतलब जैसे कि अभी मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं तो मुझे ना 2 से 3 दिन लगे थे इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में। और मेरी जब मैं शाम को सारा कंप्लीट कर लेती थी ना तो एकदम मतलब बुरी तरह से मैं थक जाती थी। लेकिन ये 3 दिन की जो मेहनत है ना ये आपकी पूरी 1 महीना बहुत ही ज़्यादा आपको आसानी देगी और आपकी ना एकदम लाइफ आसान कर देगी। तो आप ये 2-3 दिन मेहनत कर लें उसके बाद में आपका जो 1 महीना है वो बहुत ही आसानी से कटेगा। तो इसे मैं फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी। अब बारी आती है मसालों की तो कल मुझे ना किसी ने कमेंट किया था जो कल की मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि आप मसालों की रेसिपी भी बताएँ। तो मैं यहाँ पर वैसे भी जो होम ज़्यादातर मसाले मैं होममेड ही यूज़ करती हूँ। जैसे कि गरम मसाला है, चाट मसाला वग़ैरह है, लाती हूँ बाहर से लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर पर बना लूँ। जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं वही मार्केट का यूज़ करती हूँ। तो गरम मसाला तो मैं कभी भी मार्केट से नहीं लेकर आती, हमेशा घर पे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बना रही थी चाट मसाला जिसके लिए ये जो सारी चीज़ें थी वो मैंने ड्राई रोस्ट कर ली हैं, हल्की सी ड्राई रोस्ट करनी है आपको। उसके बाद में इसमें कुछ और मसाले ऐड करने हैं जैसे कि ये नमक है जो प्लेन रेगुलर नमक होता है वो और ब्लैक सॉल्ट है, खटाई पाउडर है, आप चाहें तो इसमें जो टाटरी आती है सिट्रिक एसिड वो भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ खटाई पाउडर यूज़ करूँगी। और जो ये पुदीना मैंने सुखाया था देखिए अब काम आ रहा है तो वो पुदीना भी यूज़ कर लूँगी मैं इसमें और इससे बहुत ही अच्छा चाट मसाले में टेस्ट आता है। साथ में ये जो धनिया थी, धनिया भी यूज़ करूँगी और थोड़ी-सी मैं हींग डालूँगी इसमें और थोड़ी-सी शुगर। शुगर मैं इसलिए डाल रही हूँ कि जो इसका खट्टा-मीठा टेस्ट है ना मिर्च का और खटाई का तो वो बैलेंस कर ले। आप चाहें तो शुगर को स्किप भी कर सकते हैं और थोड़ा-सा मैंने हींग भी डाला था शायद तो इन सारी चीज़ों को आपको एकदम बारीक सा ब्लेंड कर लेना है तो आपका बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छा चाट मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। और इसे आप स्टोर कर सकते हैं 3, 4, 5 महीने जब तक चाहें तब तक आप इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो मैं जितना बनाती हूँ वो मेरे रमज़ान भर ही चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चल पाता है मुझे बीच में 1-2 बार और बनाना पड़ता है। इतना मतलब ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, थोड़ा ही क्वांटिटी में बनाती हूँ, बाद में बना लेती हूँ जब मुझे ज़रूरत लगती है। तो आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार के मसाले के जैसा है एकदम और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है घर का चाट मसाला। तो आप इसे ना घर पर बनाएँ और फिर आप इसे स्टोर कर लें तो आपको बाहर से जो भी मसाले वग़ैरह लाने की ज़रूरत होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको एकदम बारीक सा पीस लिया था, उसके बाद में मैंने इसे एक ग्लास बॉटल में डाल दिया और इसको मैं कवर करके रख दूँगी। बाहर ही रखूँगी, फ्रिज वग़ैरह में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बाहर ही ये सारे मसाले एकदम सेफ़ रहेंगे। तो ख़ैर मैं बहुत सारे मसाले यहाँ पर पीस रही थी तो इसके लिए मुझे ना लेबलिंग भी करनी थी तो मैंने यहाँ पर देसी जुगाड़ लगाया और मेरे पास में कोई भी लेबल नहीं था। तो मैंने यहाँ पर जो ये स्टिकी नोट्स होते हैं ना उसके ऊपर ऐसे नोट डाउन कर दिया था और बाद में मैंने इसे सेलो टेप से चिपका दिया था। तो ये मेरा देसी जुगाड़ हो गया था और इससे लेबलिंग भी हो गई थी और थोड़ा-सा देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैं बाकी की भी जो भी मसाले तैयार करूँगी ना उसके लेबल तैयार कर लूँगी और इसे मैं उसी जो ग्लास बॉटल होगी या कोई भी बॉटल होगी ना उस पर स्टिक कर दूँगी। इससे आपको पता भी रहेगा अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो कोई और यूज़ कर रहा है तो उसे पता रहेगा कि हाँ इस बॉटल में कौन-सा मसाला है। तो अब बारी आती है दही बड़े का मसाला बनाने की, तो दही बड़े का मसाला मैं ज़रूर बनाकर रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ली है, धनिया ली है, ज़ीरा लिया है, नमक लिया है, काला नमक लिया है, अजवाइन है और काली मिर्च है। ये जो सूखी लाल मिर्च है ये तीखी नहीं है, कम तीखी है इसलिए मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा ली है। अच्छा इसमें सिट्रिक एसिड भी जाता है तो मेरे पास तो वो ख़ैर है नहीं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आमचूर पाउडर भी इसमें डालूँगी। पहले इन सारे मसालों को मैं रोस्ट कर लूँगी हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए आपको रोस्ट करना है। उसके बाद में ना इन्हें ठंडा कर लेना है। तो जब ठंडा हो जाएगा ना फिर आप इन्हें पीस लीजिएगा, दरदरा पीसिएगा, आपको एकदम बारीक करने की ज़रूरत नहीं है।
दरदरा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आप चाहें तो चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं दही बड़े में, लेकिन मैं स्पेशली उसका अलग मसाला बनाकर रखती हूँ, तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये मसाले सारे ठंडे हो चुके थे और अब मैं इन्हें ना एक ग्राइंडिंग जार में डाल दूँगी, नमक भी डाल दूँगी इसी में और इसको पीस लूँगी मैं। अच्छा जी, आमचूर पाउडर मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून यूज़ किया है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से खट्टा कितना रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मसाला पीसकर तैयार हो गया है और इसे भी मैं एक ग्लास बॉटल में डाल दूँगी और इसे स्टोर कर लूँगी। ये मसाला भी आपका काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा और आप जब भी दही बड़े बनाएँ तो ऊपर से थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर लें, तो अलग से और भी कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिना चटनी के, बिना मीठी चटनी के, बिना खट्टी चटनी के आप यूज़ कर सकते हैं दही बड़ों को। अच्छा, जो हमारी इंडियन कुकिंग है ना वो बिना ज़ीरे और धनिये की कंप्लीट नहीं होती जब तक उसमें भुना कुटा ज़ीरा और धनिया ना जाए। मुझे तो बेहद पसंद है, तो इसलिए मैं हमेशा ना थोड़ा-सा बल्क में बनाकर स्टोर कर लेती हूँ। तो रमज़ान में मुझे ना चाट वग़ैरह बनानी होती है, चना चाट है या फिर रगड़ा चाट है या फिर जो खट्टे आलू होते हैं, इन सारी चीज़ों में इन्हें यूज़ करती हूँ और वैसे भी सब्ज़ी वग़ैरह में भी भुना कुटा ज़ीरा और धनिया ज़रूर यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं इन्हें अलग-अलग पीस कर रखती हूँ, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि एक साथ में ही पीस कर रख देती हूँ। दोनों चीज़ों को बराबर क्वांटिटी में मैंने लिया था। फिर इसको ना मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद में इसे पीस लिया था। अच्छा, आप चाहें तो इसका बारीक पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने हल्का-सा दरदरा रखा है, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इन्हें ना आप आलू के समोसे या फिर आलू के पराठे वग़ैरह में भी डालें, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से मैं इन्हें स्टोर करके रख लूँगी। अब जी बारी आती है गरम मसाले की, तो गरम मसाले के लिए मैंने लिया है काली मिर्च, ज़ीरा, धनिया, साबुत धनिया, हरी इलायची, जावित्री और तेज़ पत्ते हैं, मोटी इलायची है, बादियान के फूल हैं और लौंग है और थोड़ी-सी ये वो है जो पत्थर के फूल आते हैं ना वो, अगर आपके पास है तो डालिए, वरना आप इसे स्किप कर दीजिए। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब भी आप कोई सालन वग़ैरह बनाते हैं। और जो जायफल का पाउडर है, मतलब जायफल है, वो मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैंने उसका पाउडर बनाकर रखा है, तो मैं वो बाद में डालूँगी। तो यहाँ पर इन मसालों को मैंने हल्का-सा रोस्ट कर लिया था, एकदम हल्का-सा रोस्ट करना है ताकि जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और ज़्यादा नहीं करना है। फिर आपको ना इसे पीस लेना है। तो मैं ना मसालों को थोड़ा-थोड़ा कर कर पीस रही थी क्योंकि मेरा जो ग्राइंडिंग जार है वो थोड़ा-सा छोटा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा ही करके इसे पीस रही थी। अच्छा जी, अब मैंने इस मसाले में डाला है 1 टीस्पून भर के जो जायफल का पाउडर है वो और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ड्राई जिंजर पाउडर डाला है, 2 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी डाली है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने इसमें हींग भी डाल दी है। और इन सारी चीज़ों को ना एकदम बारीक सा आपको ग्राइंड कर लेना है। सारे मसालों में अच्छे से इसे मिक्स कर देना है, तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा एकदम होममेड गरम मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। बाहर के मसाले से यकीन मानिए ये मसाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बाहर के मसाले में ना धनिया और ज़ीरा ज़्यादा वो लोग यूज़ करते हैं, गरम मसाले कम होते हैं। तो आप जब घर पर बनाएँगे ना तो आप इससे और उसमें बहुत फ़र्क महसूस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको ना एक ग्लास जार में रख दिया है और इसे मैं स्टोर कर लूँगी। अच्छा जी, ये तो हो गया गरम मसाला, तो अब मैं बना लेती हूँ बिरयानी मसाला। तो बिरयानी मसाला भी मैं ज़्यादातर घर पर ही बनाती हूँ और अगर यूज़ करती हूँ तो मुझे शान का या फिर मेहरान का मसाला बहुत पसंद है। तो वैसे तो मैं घर पर ही बना लेती हूँ, तो वो भी बहुत ही अच्छा बनता है, उससे भी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर ये जो सारे मसाले हैं इन सारे मसालों को मैं रोस्ट करने के लिए रख दूँगी। हल्का सा रोस्ट करना है, जैसे बाकी के सारे मसाले रोस्ट किए हैं उसी तरह से। फिर इसको ठंडा कर लेना है, फिर इसमें ऐड करना है आपको हरी इलायची, जायफल और जावित्री का पाउडर। मतलब मेरे पास ये पहले से ही पिसा रखा था तो मैंने डाल दिया, वरना आप इसमें साबुत हरी इलायची, जायफल और जावित्री भी डाल सकते हैं। नमक डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और इसको ना रोस्ट कर लेंगे।
तो ये पहले से ही इसमें लाल मिर्च पड़ी हुई है तो वो ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाला है कलर के लिए। आप चाहे तो हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एकदम बारीक फाइन पाउडर मैंने पीस लिया है। अब मैं इसे एज़ इट इज़ स्टोर कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें थोड़े से साबुत मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे कि पैकेट वाला मसाला आप लेकर आते हैं बाहर से, उसमें पड़ा होता है, तो उस तरह से आप इसमें थोड़े से साबुत मसाले भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे सारे मसाले बनकर तैयार हैं। अब मुझे ना रमज़ान में कोई भी मसाले बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं है और घर पर ईज़िली ये अवेलेबल रहेंगे। तो आप भी ना इस तरह से बनाकर स्टोर कर सकते हैं और घर के मसाले घर के ही होते हैं, ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपको पता होता है आपने इसमें क्या-क्या चीज़ें डाली हैं। अब जी बारी आती है रमज़ान की जो सबसे फ़ेवरेट चीज़ है वो है ये इमली की चटनी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इमली की चटनी, तो उसके लिए जो मैंने इमली का पल्प निकाला था लास्ट ब्लॉग में, उसे मैंने पकने के लिए रख दिया था। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से कुक किया। फिर इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, भुना कुटा धनिया और ज़ीरा, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी-सी मैंने सौंठ इसमें ऐड करी थी और काला नमक भी मैंने इसमें ऐड किया था। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने इसमें ऐड किया था ये गुड़। तो गुड़ में ना पहले से ही तिल लगे हुए थे, जो वाइट तिल होते हैं, वाइट सेसमे सीड, तो वो लगे हुए थे। इससे बहुत ही अच्छा चटनी का एक फ्लेवर भी आ जाएगा। अच्छा, मैंने इसमें 4 से 5 टेबल स्पून चीनी भी ऐड करी थी। चीनी से ना चटनी में एक बहुत ही अच्छी-सी शाइन आ जाती है। आप चाहें तो चीनी स्किप कर सकते हैं, लेकिन एकदम ग्लॉसी सी चटनी बनाने के लिए ना आप अगर चीनी ऐड कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी-सी इसमें शाइन आ जाती है। फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पकाया और लास्ट में मैंने थोड़ी-सी सौंठ और ऐड कर दी ताकि इसमें बहुत ही अच्छी-सी खुशबू रहे। अगर आप पहले सारी सौंठ ऐड कर देते ना तो फिर लास्ट में आते-आते इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अजीब-सी हो जाती है। इसलिए आप हमेशा लास्ट में ऐड करें तो बहुत ही अच्छी-सी इसकी स्मेल आती है। अच्छा जी, चटनी तो हो गई थी बनकर तैयार और अब इसे ना मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। आपको थोड़ा-सा ना इसको पतला-सा ही रखना है क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी। तो अब इसकी जो ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब मैं इसे स्टोर कर लूँगी एक ग्लास जार में और आप चाहें तो किसी भी बॉटल में, प्लास्टिक वगैरह की बॉटल में भी इसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ग्लास में स्टोर करेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। फिर इसे मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। तो हमारी ये इमली की चटनी भी बनकर तैयार है। तो ये था मेरे रमज़ान प्रिपरेशन का सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए इस व्लॉग को एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे नए व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।